आज है 18 दिसंबर गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के पॉडकास्ट में हम देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी के घर तक हलचल पैदा कर दी है। आज की प्रमुख सुर्खियों में शामिल है संसद में मनरेगा बिल को लेकर हुआ भारी हंगामा और विपक्ष द्वारा प्रतियों का फाड़ा जाना। हम बात करेंगे बिहार में हिजाब विवाद पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान की, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए महिला डॉक्टर को लेकर तीखी टिप्पणी की है। साथ ही हम चर्चा करेंगे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से जुड़े शांति विधेयक की, जिसे विपक्ष के कड़े विरोध के बीच राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इसके अलावा हम रूस और यूक्रेन युद्ध में धोखे से भेजे गए भारतीय युवाओं की दुखद स्थिति और मध्य प्रदेश के सतना में सिस्टम की लापरवाही से मासूम बच्चों को हुए एचआईवी संक्रमण जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी विधेयक 2025 को लेकर भारी संग्राम देखने को मिला। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बिल पर जवाब दे रहे थे, तब विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और बिल की प्रतियां फाड़ दी। वेबसाइट scroll.in के लिए श्रीगिरीश जलीहाल की रिपोर्ट बताती है कि इस नए विधेयक ने मनरेगा की जगह ली है और इसमें सबसे विवादास्पद प्रावधान खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों तक काम रोकने का है। हालांकि साल 2020 में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही सिफारिश की थी कि मनरेगा में कृषि कार्यों को जोड़ा जाए, लेकिन सरकार ने उन सुझावों को दरकिनार कर दिया। अर्थशास्त्री जियाद रेज और विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल सुधार के नाम पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश है, जिससे मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला होगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाते हुए सरकार ने राज्यसभा में शांति विधेयक पारित करवा लिया है। इस विधेयक के माध्यम से अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता खुल गया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने चर्चा के दौरान सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया और कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों की बातों पर गौर करना चाहिए, न कि निजी कंपनियों के दावों पर। उन्होंने होमी भाभा के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम की याद दिलाई और थोरियम भंडार के उपयोग पर जोर दिया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष और डीएमके के पी विल्सन ने सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि परमाणु कचरे के निपटान की पुख्ता व्यवस्था के बिना निजी हाथों में ये क्षेत्र सौंपना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुआ खेलने जैसा है। बिहार में एक नवनियुक्त मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब हटाने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर गए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनके बचाव में उतर आए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक अभिभावक के रूप में कार्य किया है और जो महिला इस घटना के बाद नौकरी नहीं लेना चाहती वो जहन्नुम में जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है और यहाँ कानून का राज चलता है। इस बीच विपक्ष ने गिरिराज सिंह के बयानों को बेहद घटिया और छोटी मानसिकता वाला करार दिया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धार्मिक परंपराओं का अनादर करना शर्मनाक है। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने भी कहा कि किसी महिला का नकाब जबरन हटाना उसे निर्वस्त्र करने के समान है। लेखक राकेश कायस्थ ने नीतीश कुमार के व्यवहार पर एक तीखा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ अजीब और आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं। चाहे वो विधानसभा में परिवार नियोजन पर दिया गया विवादास्पद बयान हो या फिर महिला उम्मीदवारों को जबरन माला पहनाने की हरकत। कायस्थ का मानना है कि यह व्यवहार किसी गंभीर मानसिक स्थिति जैसे डिमेंशिया या हाइपरसेक्सुअलिटी का संकेत हो सकता है। लेख में यह भी कहा गया है कि समाज का एक हिस्सा इस तरह की हरकतों पर इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि पीड़ित पक्ष एक विशेष समुदाय से है जो सामाजिक षड्यंत्र को दर्शाता है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि राजनीति और समाज दोनों ही नैतिक गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध से एक बेहद दुखद खबर आई है, जहां राजस्थान के युवक अजय गोदारा का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अजय को सुरक्षित नौकरी और किचन के काम का झांसा देकर रूस भेजा गया था, लेकिन वहां उसे धोखे से सेना में भर्ती कर दिया गया। अजय ने मरने से पहले वीडियो संदेश के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी और बताया था कि उसे बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया है। अजय के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई मंत्रियों से संपर्क किया, लेकिन समय रहते कोई मदद नहीं मिली। अजय अपने पीछे बूढ़े माता पिता और एक बहन को छोड़ गए हैं।
ये घटना उन सैकड़ों भारतीय युवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं और एजेंटों के चंगुल में फंस जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में स्वीकार किया है कि रूसी सेना में लगभग 202 भारतीयों के शामिल होने की आशंका है, जिनमें से अब तक 26 की मौत हो चुकी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि सरकार के प्रयासों से अब तक 119 भारतीयों को सेवामुक्त करा लिया गया है, जबकि 50 अन्य को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। 7 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि मृत भारतीयों की पहचान के लिए उनके परिजनों के डीएनए नमूने रूसी अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं। हालांकि रूस ने पहले आश्वासन दिया था कि वह अब भारतीयों को सेना में भर्ती नहीं करेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। भारत सरकार लगातार रूसी प्रशासन के साथ संपर्क में है ताकि बाकी फंसे हुए नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। द टेलीग्राफ और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव ने दावा किया कि कोडीन आधारित कफ सिर्फ का हजारों करोड़ रुपये का काला कारोबार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके आसपास के जिलों से संचालित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस रैकेट को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। यादव ने कहा कि इस अवैध कारोबार के कारण औरैया जैसे जिलों में बच्चों की मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन डॉक्टरों पर दबाव डालकर तथ्यों को दबा रहा है। उन्होंने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह केवल विशेष वर्गों को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अखिलेश ने इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाने की बात कही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रभावशाली अधिकारी हीरेन जोशी को लेकर चल रहे विवादों पर सृष्टि जायसवाल की एक विस्तृत रिपोर्ट द वाया में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जोशी पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल रणनीति और सोशल मीडिया छवि को गढ़ने वाले मुख्य रणनीतिकार रहे हैं। लेकिन अब उन पर महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े होने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोशी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि पीएमओ के भीतर अधिकारियों के बीच चल रही आपसी खींचतान और हालिया कूटनीतिक विफलताओं के कारण जोशी का प्रभाव कम हुआ है। हीरेन जोशी को मोदी का गेटकीपर माना जाता था, जो मीडिया नैरेटिव को नियंत्रित करते थे। अब उनके पतन की खबरें दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लापरवाही सामने आई है। द इंडियन एक्सप्रेस में आनंद मोहन जे की रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में खून चढ़ाने के बाद थैलेसीमिया से पीड़ित 5 मासूम बच्चों को एचआईवी संक्रमण हो गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन बच्चों के माता पिता एचआईवी निगेटिव हैं, जिसका मतलब है कि दूषित खून के कारण ये संक्रमण फैला है। यह मामला कई महीने पहले सामने आया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे दबाए रखा और कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी। अब जांच के दौरान डोनर्स का पता लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई फ़ोन नंबर गलत हैं या लोग दोबारा जांच के लिए नहीं आ रहे हैं। पीड़ित परिवारों के लिए ये स्थिति किसी काल से कम नहीं है और प्रशासन की इस चुप्पी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। राजस्थान में अदानी समूह के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज के तबादले ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। वेबसाइट स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने अदानी समूह की एक फर्म पर 1400 करोड़ रुपये के गलत लाभ कमाने के आरोप में 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद जज का तबादला ब्यावर जिले में कर दिया गया। इसके तुरंत बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने जज के फैसले पर रोक भी लगा दी। मामला छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों से जुड़े परिवहन शुल्क का था, जिसमें जज ने सीएजी ऑडिट की भी सिफारिश की थी। इस त्वरित तबादले ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट घरानों के प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेल जगत से भारत के लिए एक शर्मनाक खबर आई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत को डोपिंग के मामलों में लगातार तीसरे साल दुनिया में नंबर 1 बताया है। साल 2024 में भारत में 260 खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं के सेवन में दोषी पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा मामले एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों में सामने आए हैं। ये स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब भारत भविष्य में ओलंपिक की मेजबानी करने का दावा कर रहा है। हालांकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना है कि उन्होंने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है, इसलिए मामले ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल पर कड़ी चिंता व्यक्त की है। लेखक कांचा इलैया शेपर्ड ने द वाया में तर्क दिया है कि अंग्रेजी भाषा का विरोध दरअसल दलितों और पिछड़ों की प्रगति को रोकने की एक गहरी साजिश है। उनका कहना है कि आरएसएस और भाजपा जिस लॉर्ड मैकॉले का नाम लेकर अंग्रेजी का विरोध करते हैं, वह वास्तव में वंचित वर्गों को वैश्विक अवसरों से वंचित करने का प्रयास है। लेखक के अनुसार दलित बहुजन समाज के लिए अंग्रेजी डॉक्टर अंबेडकर की भाषा है, जिन्होंने इसे मुक्ति का हथियार बनाया था। आंकड़े बताते हैं कि उच्च जातियां और अमीर लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों से अंग्रेजी हटाकर गरीबों को पीछे धकेला जा रहा है।
अगर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे तो वे आने वाले कई दशकों तक शोषण का शिकार होते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर चल रहे जमीनी हालात पर देबान दत्ता की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मतुआ समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 700 से 2000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। ठाकुरबाड़ी के आसपास लगे कैंपों में उन्हें एक हिंदू कार्ड दिया जा रहा है जिसकी कीमत 100 रुपये है। आवेदकों को बताया जा रहा है कि यह कार्ड उन्हें नागरिकता मिलने तक सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके हिंदू होने का प्रमाण होगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इन कार्डों के होने के बावजूद कई लोगों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। समुदाय के लोग असम के डिटेंशन कैंपों की खबरों से डरे हुए हैं और नागरिकता मिलने की अनिश्चितता उन्हें परेशान कर रही है। रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने हरकारा डीप डाइव में भारत की विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए साल 2025 को सबसे कठिन साल बताया है। उनके अनुसार मजबूत भारत का जो नैरेटिव गढ़ा गया था वो कई मोर्चों पर कमजोर होता दिख रहा है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद हुआ सीजफायर हो या चीन के साथ किए गए एकतरफा समझौते। सुशांत सिंह का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के लिए उतनी फायदेमंद नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। अमेरिका के साथ व्यापार और वीजा जैसे मुद्दों पर तनाव बना हुआ है और भारत के पड़ोसियों जैसे बांग्लादेश और मालदीव में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत अपने पड़ोसियों का भरोसा जीतने में काफ़ी हद तक असफल रहा है, जो उसकी रणनीतिक स्थिति को कमजोर करता है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने भारतीय नौकरशाही के पतन पर गहरी चिंता जताई है। हरकारा डीप डाइव में उन्होंने कहा कि जो नौकरशाही कभी देश का स्टील फ्रेम मानी जाती थी वो अब केवल सत्ता के प्रति वफादार होकर रह गई है। हर्ष मंदर के अनुसार अधिकारियों की पहली जिम्मेदारी संविधान के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल के प्रति। उन्होंने बुलडोजर राज का उदाहरण देते हुए कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर गिराना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, लेकिन कोई भी जिला अधिकारी इसे रोकने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। नौकरशाही में नैतिक साहस और संवेदना की कमी ने लोकतंत्र को संकट में डाल दिया है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे संविधान के आदर्शों को थामे रखें, क्योंकि समाज को बदलने की उम्मीद अब उन्हीं पर टिकी है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। खबरों के इस सफर में हमने देखा कि किस तरह सत्ता, कूटनीति और प्रशासनिक लापरवाही आम जनता के जीवन को प्रभावित कर रही है। हम अपनी इस कोशिश के जरिए आप तक शोर से दूर रोशनी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर दे सकते हैं। हरकारा सबस्टैक और स्पॉटिफाई पर भी उपलब्ध है। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।